तेज न्यूज। मैं हूं एकता चौधरी। चलिए शुरू करते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। तालिबान ने मंगलवार को कहा कि वो महिलाओं को इस्लाम के तहत उनके अधिकार देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 20 साल के बाद फिर से अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए इस्लामिक समूह ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तालिबान महिलाओं को इस्लाम के आधार पर उनके अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाएं स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में काम कर सकती हैं, जहां उनकी जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑनलाइन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों से कहा कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से सभी भारतीयों की सुरक्षित निकासी के सभी आवश्यक प्रबंध करें। असम और मिजोरम के सीमा विवाद के कारण हुई पुलिस बलों के बीच हिंसक झड़प के 3 सप्ताह बाद सोमवार देर रात गोलीबारी की एक घटना से अंतर्राज्यीय सीमा पर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया। मिजोरम ने जहां आरोप लगाया कि असम पुलिस के कर्मियों ने उसके नागरिकों पर गोली चलाई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, वहीं पड़ोसी राज्य ने दावा किया कि सीमा की दूसरी ओर से बदमाशों द्वारा उन पर गोलियां चलाए जाने के बाद पुलिस कर्मियों ने केवल जवाबी कार्रवाई की है। बिहार में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव का पहला चरण 24 सितंबर से शुरू होगा। चुनाव कुल 11 चरणों में कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को मान लिया है। खास बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी है कि 24 अगस्त को पंचायत चुनाव के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि पहली बार बिहार में ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव होगा। तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की शासन से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए, साथ ही अपने संगठन के इरादों को भी सामने रखा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है और अपने नेता के आदेश के आधार पर उन्होंने सभी को माफ कर दिया है। मुजाहिद ने साथ ही ये भी कहा कि जल्द ही मामला निपटा लिया जाएगा और देश में इस्लामिक सरकार का गठन किया जाएगा। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मंगलवार को 21,613 नए मामले आने के साथ ही राज्य में अभी तक कुल 37,03,578 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार द्वारा आज जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमण के 127 और लोगों की मौत हुई है। राज्य में अभी तक कुल 18,870 लोगों की मौत संक्रमण से हो चुकी है। केंद्र ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पहले ही टीके की 2 खुराक ले चुके लोगों को तीसरी खुराक नहीं दी जा सकती। केंद्र ने न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तम के समक्ष उस याचिका पर हल्फनामा दाखिल किया है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति द्वारा टीके की तीसरी खुराक दिए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसने कोवैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है, लेकिन काम के लिए सऊदी अरब वापस जाने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त टीके की तीसरी खुराक चाहता है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को 18 अगस्त को मुंबई के ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इससे पहले देशमुख को 4 बार समन जारी करा चुकी है। बीते सोमवार को भी एनसीपी नेता को सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली। देश को अगले कुछ सालों में पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने खाली पड़े जजों के पदों पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में 9 नाम केंद्र सरकार को भेजे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल है। अगर सरकार की ओर से कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस बीवी नगरत्ना को मंजूरी मिलती है तो वो देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को सेना को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक नीतिगत निर्णय है, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश राव की खंडित पीठ ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय लिंग भेदभाव पर आधारित है, जिसके बाद कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाले एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं और कहा है दाखिले कोर्ट के अंतिम निर्देश के अधीन होंगे।